क्वेश्चन नंबर 7 आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक आंदोलन की उत्पत्ति और प्रचार पर चर्चा कीजिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो नागरिकों के अधिकार हैं उसके लिए जो आंदोलन की उत्पत्ति और प्रसार कैसे हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके बारे में। परिचय की बात करें तो 1920 शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन एक ऐतिहासिक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आंदोलन हुआ, ठीक है, नागरिक अधिकारों के लिए, वो कैसा आंदोलन था? एक ऐतिहासिक था जिसमें सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था? अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समानता और न्याय प्राप्त करना। ठीक है, अफ्रीकी लोग और अमेरिकी लोग जो कि साथ में रह रहे हैं उनके लिए न्याय प्राप्त करना। दास्ता के उन्मूलन के बाद शुरू हुआ यह आंदोलन 1960 के दशक में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जिसने कानूनी रूप से नस्लीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नस्लीय भेदभाव केवल अफ्रीका में देखा गया था, अमेरिका में भी काफी हद तक आप नस्लीय भेदभाव आज भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में है, पर कहीं ना कहीं क्षेत्रों में आपको नस्लीय भेदभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, गोरे लोग और काले लोगों के बीच में असमानता देखने को मिलेगी, और काले लोगों को काफी हद तक आप कहें नीचा दिखाया जाता है या फिर उन पर दबाव रखा जाता है। तो क्या बताया गया कि 1960 के दशक तक ये जो आंदोलन है ये अपने चरम पर आ चुका था, पीक पे आ चुका था, और जिसने क्या करा, कानूनी रूप से नस्लीय भेदभाव को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब बात करें उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो नागरिक अधिकार आंदोलन की जड़ें दास्ता में निहित है। 1865 में 13वें संशोधन में दास्ता को समाप्त कर दिया गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी अमेरिकियों को भी व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ा। जिम क्रो कानून दक्षिण में लागू किया गया, जिसमें उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अलग रखा गया, उन्हें वोट देने से वंचित रखा गया और नस्लीय हिंसा का अधीन कर दिया गया। अब देखिए, जो बहुत पुराने समय से जो आंदोलन है वो चल रहा था। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी थी। कैसे? 1965 में एक 13वां संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत 13वें संशोधन ने दास्ता दास्ता से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि भाई किसी के अंडर व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसने एक व्यक्ति को पूरी तरह से अपने अंतर्गत कर लिया है। ठीक है, दबाव रख के काम कर रहे हैं, तो दास्ता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। परंतु इसके कारण क्या हुआ, जब दास्ता समाप्त हो गई तो अफ्रीकी अमेरिकियों को बहुत बड़े स्तर पर व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ा। कैसे? एक कानून जिसका नाम था जिम क्रो कानून दक्षिण में लागू किया गया, और इसके आधार पर जो लोग थे उन लोगों को बांट दिया गया। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों से अलग कर दिया गया, और उन्हें वोट देने से भी वंचित रखा गया था, और नस्लीय हिंसा के अधीन कर दिया गया था। प्रमुख घटनाएं किस किस प्रकार की थी? 1954 में ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड ने सार्वजनिक स्कूलों में नस्लीय अलगाववाद को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह निर्णय नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। तो 1954 में क्या हुआ था, ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड ने क्या करा था, सार्वजनिक स्कूल जो कि आप कहें कि पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें नस्लीय अलगाववाद को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, नस्ल के आधार पर जो अलगाववाद हो रहा था पहले वो संवैधानिक था। ठीक है, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया कि मतलब ऐसी चीज संविधान में है ही नहीं, इस स्कूल ने ये बता दिया। तो अब जब देखिए, ये पहला आप कह सकते हैं कि पहला काम था जिसमें ये देखा गया कि नस्लीय अलगाववाद के लिए किसी ने आवाज उठाई है। ठीक है, तो असंवैधानिक नस्लीय अलगाववाद को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और ये निर्णय नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में दिखाई दिया था। इससे पहले क्या था कि भाई बच्चे नस्लीय अलगाववाद करते थे, स्टूडेंट्स अलगाववाद करते थे, तो उन्हें मतलब असंवैधानिक नहीं माना जाता था। ठीक है, स्कूल उन पे ज्यादा वो नहीं करता था, परंतु 1954 में इस चीज को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 55 से 56 में मोंटगोमरी बस बहिष्कार ने रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के बाद अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा बसों का बहिष्कार किया, जिनके द्वारा गोरे व्यक्तियों को अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। अब देखिए, जिन्होंने एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, अब इसको समझिए, ये एक स्टोरी और आपने पुरानी बुक्स में पढ़ा होगा तो आपको याद होगी। एक रोजा पार्क्स नाम की लेडीज थी। ठीक है, एश्वेत लेडीज, वो बस पब्लिक ट्रैवल में, पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ट्रैवल कर रही थी। वो एक सीट पे बैठी हुई थी, और उस सीट के लिए एक आप कह सकते हैं कि गोरी व्यक्ति आया, और उसने उनसे कहा कि आप इस सीट को छोड़ दीजिए बिकॉज आप काले हैं और इस सीट पे बैठने का हक मेरा है। इस प्रकार से आप समझिए। तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब गिरफ्तार रोजा पार्क से गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, अफ्रीकी अमेरिकी जो लोग थे उन्होंने पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका बहिष्कार कर दिया बहुत बड़े स्तर पर। क्यों? क्योंकि गोरे व्यक्ति के द्वारा
कहने पर उन्होंने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। यह बहिष्कार नागरिक अधिकारों के लिए शक्तिशाली प्रतीकात्मक प्रतिरोध था। ठीक है, ये जो बहिष्कार हुआ ये भी काफी, आप कह सकते हैं कि नागरिक आंदोलन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहा था। ठीक है, तो रोजा पार्क्स का जो नाम है आप उसको याद रखिए। ठीक है, आपके अगर एग्जामिनेशन में रंग भेद से नीति या फिर हम कहें कि अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन से रिलेटेड पूछा जाता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि रोजा पार्क्स की जो लेडीज थी, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि उन्होंने सीट देने से मना कर दिया था, एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद अफ्रीकी अमेरिकियों ने इस चीज का बहिष्कार किया। 1963 में क्या हुआ, वॉशिंगटन डीसी में मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा जो सभी नस्लों के लिए समान हो। ठीक है, 1963 में क्या होता है, वॉशिंगटन डीसी में एक, आप कह सकते हैं, मार्च निकाला गया था। देखिए मार्च ऑन, एक मार्च निकाला गया, मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम, एक मार्च निकाला गया जिसका ये नाम था, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। भाषण का क्या नाम था, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, और आप अगर देखेंगे तो इस भाषण ने काफी हद तक लोगों को प्रभावित किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जिसमें सभी नस्ल के लोग समान होंगे। ठीक है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी नस्ल का क्यों ना हो। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, रोजगारों और शिक्षा के नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1964 में एक नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया कि सार्वजनिक स्थान हो गए, रोजगार हो गए या फिर शिक्षा हो गई, किसी भी क्षेत्र में नस्ल का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे प्रतिबंधित किया जाता है। यह एक मील का पत्थर साबित हुआ और अमेरिकी समाज में एक व्यापक बदलाव आया। फिर 1965 का साल आया, जिसमें मतदान अधिकार अधिनियम ने अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए मतदान के अधिकार की रक्षा करी। अब एक मतदान मतलब वोटिंग का जो अधिकार था, फिर 1965 में उन्हें एक वोटिंग का अधिकार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, जो मतदान का अधिकार है उसकी रक्षा करी। इसने कई अफ्रीकी अमेरिकियों को पहली बार मतदान देने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, अब जब जो मतदान अधिकार अधिनियम आया, उसने अल्पसंख्यक लोग जिनकी संख्या कम थी, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकी, उनको वोट देने का अधिकार दिया। अब इसका प्रसार किस प्रकार हुआ, अभी हमने बात करी भाई कि किस प्रकार की व्यवस्था थी, प्रसार किस प्रकार हुआ। नागरिक अधिकार आंदोलन ने पूरे देश में फैल गया, विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, प्रसार की बात करें तो नागरिक अधिकार संगठन NAACP, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, SCLC एंड CORE जैसे संगठनों ने कानूनी चुनौतियां, विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार का आयोजन किया। ठीक है, प्रसार की बात करें, प्रसार से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि ये चीजें किस प्रकार से फैली और किस प्रकार से की गई। ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल था, तो ये जो संगठनों के हम नाम बता रहे हैं आपको, ये संगठनों ने क्या करा था, कानून को चुनौती दी थी, कानून के लिए चुनौतियां पैदा करी, साथ के साथ बहिष्कार किया और बहिष्कारों का आयोजन भी किया था। फिर धार्मिक नेताओं की बात करें तो हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे धार्मिक नेताओं ने अहिंसक प्रतिरोध और नागरिक अवज्ञा के सिद्धांत का प्रचार किया, आंदोलन के नैतिक आधार प्रदान किया। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जैसे आप कहें कि धार्मिक नेता है, ठीक है, उन्होंने अहिंसा का प्रयोग करके जितना भी है आंदोलन है, अपना काम है वो किया था। फिर आता है साधारण नागरिक, हजारों अफ्रीकी अमेरिकियों और उनके सहयोगियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक है, बहुत सारे आप कहें कि जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे, उन्होंने क्या करा, इस चीज का विरोध प्रदर्शन किया था, मार्च निकाली और बहिष्कार में भाग लिया, अपनी आवाज उठाई और बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया था। ठीक है, तो ये इसका प्रसार की बात होगी। ठीक है, प्रसार किस प्रकार से, धार्मिक नेता इस काम के अंतर्गत आए, साथ के साथ संगठन भी इस काम में आए थे और फिर सामाजिक जो लोग हैं नॉर्मल, वो लोग भी इसमें आए थे। दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़े, मतलब लॉन्ग टर्म तक किसके क्या प्रभाव रहे, तो कानून में समानता आ गई थी, सामाजिक परिवर्तन आ चुका था, राजनीतिक भागीदारी मिली थी लोगों को और आर्थिक अवसर उन्हें प्रदान किए गए थे। कानून में समानता किस प्रकार, नागरिक अधिकार अधिनियम और मतदान अधिकार अधिनियम जैसे कानून अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को समानता का प्रदान करते हैं। फिर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जनता की राय को बदल दिया था। ठीक है, जब ये आंदोलन हुए तो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो जनता की अपनी राय थी, उस चीज को एक प्रकार से राय को ही बदल दिया था। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ अगर उस प्रकार से लोग क्या मानते थे उस समय कि भाई अलग लोग हैं तो इनको ये प्रकार के अधिकार नहीं होने चाहिए, परंतु जब ये सारी चीजें हुई, सामाजिक परिवर्तन आया, तो लोगों की कहीं ना कहीं मेंटेलिटी में भी चेंज हुआ कि हाँ, को भी तो, ये भी तो लोग है,
ये भी तो जो अमेरिका है उसका एक हिस्सा है, इनको भी अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से लोगों की राय बदली, अमेरिकी समाज में अधिक समावेशिता को बढ़ावा दिया। फिर राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो मतदान अधिकार हो गया को पारित करने के बाद अफ्रीकी अमेरिकियों की राजनीतिक भागीदारी वृद्धि हुई। राजनीतिक भागीदारी कब मिली? जब उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, उन्हें अधिकार मिला कि हम अपने पसंद का नेता चुन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जिससे सरकार में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ा था। आर्थिक अवसर की बात करें तो नस्लीय भेदभाव कम होना, इससे अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर खुले। अब जब नस्ल भेदभाव कम हुआ तो लोगों को अवसर मिले, जॉब्स मिली, ठीक है, उनके लिए रोजगार और शिक्षा के रास्ते खुल चुके थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया था। हालांकि ये आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था, नस्लीय असमानताएं आज भी बनी हुई है। ठीक है, देखिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया, मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ, नस्लीय भेदभाव कहीं समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भारत में भी काफी हद तक नस्लीय भेदभाव देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ विदेश की ही बात कर रहे हैं, अगर आप भारत में भी देखेंगे तो आपको भी काले गोरे का फर्क देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े स्टेट्स लेवल पे होता है, नहीं, छोटे छोटे स्तरों पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या है कि ये जो आंदोलन था पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, नस्लीय असमानताएं आज भी देखने को मिलती है, अफ्रीका में भी देखने को मिलती है, अमेरिका में भी देखने को मिलती है, और विश्व के और क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय आज भी गरीबी, अपराध और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान चुनौतियों जैसे सामना कर रहा है। ठीक है, असमान पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है आज भी जो अफ्रीकी अमेरिकी हैं। ठीक है, अफ्रीकी अमेरिकी क्या होते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में हमने बात करी इन लोगों के बारे में। वह लोग जो कि अफ्रीका से आकर अमेरिका में बस चुके हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो कि कुछ हद तक अफ्रीकी भी है और कुछ हद तक वो अमेरिकी भी है, तो ऐसे लोग को आज भी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी संघर्ष जारी है। ठीक है, नस्लीय पूर्वग्रह हो गया या फिर आवास और शिक्षा असमानताएं हो गई, पुलिस हिंसा हो गई, ये सारी चीजें आज भी जारी है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया था। ठीक है, तो क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन था वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने लोगों के जीवन को काफी हद तक बदला, देश में सामाजिक और राजनीतिक जो परिदृश्य होता है उसको भी चेंज किया था। इसने अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की थी। ठीक है, इसने, ये जो आंदोलन था इसने अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए समानता प्राप्त करी, न्याय प्राप्त करने में उनके लिए मदद करी थी। हालांकि नस्लीय असमानता की चुनौती अभी भी है। नागरिक अधिकार आंदोलन ये हमें याद दिलाता है कि असमानता और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, अगर आप असमानता और न्याय के लिए, सॉरी, समानता और न्याय के लिए अगर आप संघर्ष करना छोड़ देंगे ना, तो एक समय आएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको जरूर दबाएगा, आपके साथ समानता करेगा, आपके साथ अन्याय करेगा। ठीक है, तो यह आपका हक है कि आप उस चीज के लिए लड़े, और आपको लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन यूएसए के बारे में। ठीक है, जहाँ पे नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए हमने जो क्वेश्चन है उसको कवर अप किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा, सिविल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप चाहिए ऐप पे डाउनलोड करिए ऐप को और वहां से देखिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने हिंदी में और इंग्लिश दोनों में कवर करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जिसमें पूछा गया है, क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की विशाखा दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलन की उपलब्धि है? देखिए, ये क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी गई है, और उस स्टेटमेंट को आपको या तो हाँ में बताना है कि हाँ भाई मैं मानता हूँ, और आपको अपने पॉइंट देने हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको अपने पॉइंट देने हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो विशाखा दिशा निर्देशन है उसमें भारत में जो महिला आंदोलन था उसकी उपलब्धि थी। इसके आंसर को देखते हैं। हम लोग इसके आंसर पॉजिटिव में देंगे, मतलब हाँ में देंगे। हाँ, मैं निश्चित रूप से इसे मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की विशाखा दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब इसके हम पॉइंट्स भी देंगे। विशाखा निर्देश, दिशा निर्देश जो कि 1997 में जारी किए गए थे, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, विशाखा निर्देश को अगर आप देखेंगे तो ये जारी किए गए थे 1997 में, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो दिशा निर्देश दिए गए थे ये बेसिकली महिलाओं के लिए दिए गए थे, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिए गए थे। इन दिशा निर्देशों में भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, महिलाएं जहाँ पे काम करती हैं उन स्थितियों, मतलब पुराने समय में अगर पुराने टाइम में देखें जब तक ये नहीं आए थे, तो क्या होता था कि महिलाएं जहाँ काम करती हैं वहाँ के मालिक लोग या फिर हम कहें कि महिलाओं से जो उच्च पद के लोग हैं वो उनका शोषण करते थे और यौन उत्पीड़न जैसी चीजें करते थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 1997 में दिशा निर्देश लेके आए जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करें इसके आगे, विशाखा दिशा निर्देशों में कुछ प्रमुख उपलब्धियां भी शामिल है। वो कौन कौन सी है? पहला है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करना। दिशा निर्देशों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, जिसमें यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों को शामिल किया गया था, जैसे कि यौन टिप्पणी, अवांछित शारीरिक संपर्क या यौन पीड़न। देखिए अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिक डिटेल पे आपको इस चीज की होनी चाहिए। तो विशाखा निर्देश में पहली बार ये बताया गया था कि जो कार्यस्थल पर अलग अलग प्रकार के यौन उत्पीड़न होते हैं, जिनको हम पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट नीचे बताएंगे, यौन उत्पीड़न होते हैं उनके बारे में पहली बार परिभाषित, मतलब कंप्लीट डिटेल में बताया गया था कि हाँ इस प्रकार से भी महिलाओं के साथ जहां पे वो काम करती है वर्क प्लेस पे यौन उत्पीड़न हो सकता है। कौन कौन से यौन उत्पीड़न शामिल थे? यौन टिप्पणी, ठीक है, कमेंट करना, अवांछित शारीरिक संपर्क, ठीक है, शारीरिक संपर्क से रिलेटेड, टचिंग रिलेटेड चीजें, या फिर यौन उत्पीड़न, ये सारी की सारी चीजें उसमें कंप्लीटली डिटेल में बताई गई थी कि हाँ भाई कार्यस्थल पर ये चीजें हो सकता है, और इन चीजों को ही रोकने के लिए मेनली विशाखा दिशा निर्देश को लाया गया था। फिर आता है शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। ठीक है, दिशा निर्देशों में प्रत्येक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच से निपटने के लिए आंतरिक समिति स्थापित करना अनिवार्य प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रावधान किया गया कि मतलब देखिए जहां पे महिला काम करती हैं वहां पे एक कम्युनिटी या फिर हम कहें कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी कमेटी होनी चाहिए, जो कि इस चीज का ध्यान रखेगी कि अगर महिला ने किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न से रिलेटेड कंप्लेन करी है उस कमेटी के पास, तो उस कमेटी को उस कंप्लेन को सॉर्ट आउट करना होगा। शिकायत की जांच करने के लिए और उसका निपटान करने के लिए आंतरिक समिति की स्थापना करना एक इंपॉर्टेंट और एक जरूरी चीज थी। ठीक है, मतलब ये नेसेसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी कंपनी है, आपके यहाँ पे फीमेल्स वर्क करती हैं, तो ये चीज करना जरूरी है। पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। दिशा निर्देश में पीड़ित महिलाओं को नौकरी से निकाल जाने या अनुकूल प्रतिकूल कार्रवाई की सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पीड़ित महिला है उनको जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को भी ध्यान में रखा गया था। कैसे? कि जो पीड़ित महिलाएं उन्हें नौकरी से निकाले जाने या अन्य प्रकार की जो कार्यवाही उनके ऊपर होती थी, उस कार्यवाही को भी, मतलब कह सकते हैं कि उसके लिए भी सुरक्षा प्रदान की गई थी। फिर जागरूकता बढ़ाना। दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, लोगों को जागरूक करा, महिलाओं को जागरूक करा कि इस प्रकार की भी नीतियां बनाई गई हैं जो कि आपकी सेफ्टी के लिए है और आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहां के आपके लिए है। इससे क्या हुई? जागरूकता बढ़ाई गई। फिर आता विशाखा दिशा निर्देश ने महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने, न्याय पाने के लिए सशक्त किया था। ठीक है, फिर महिलाओं को सशक्त किया, उनको मोटिवेट किया कि अगर आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है अपने काम पे तो आप इसका केस करिए, ठीक है, इससे रिलेटेड आवाज उठाइए और आपको पक्का न्याय दिया जाएगा। इन दिशा निर्देशों ने भारत के कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए योगदान भी किया था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। विशाखा दिशा निर्देश के महत्व को दर्शाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करना। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक रूप है। ठीक है, आप देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और अगर महिलाओं ने इसका विरोध किया है तो उनके साथ हिंसा भी हो रही है, उनके साथ मारपीट और बाकी सारी हिंसा में कोई भी चीज आ सकती है, तो वो हिंसा हो रही है। ठीक है, तो हिंसा के को कम करना, विशाखा दिशा निर्देश ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इसका कह सकते हैं कि महत्व है। ठीक है, महिलाएं ये आने के बाद महिलाएं कुछ हद तक जो वर्क प्लेस है वहां पे सेफ फील करने लगी थी। ठीक है, क्योंकि देखिए अब उनके लिए कानून आ गए, ऐसे कानून आ गए जो कि उन्हीं की सेफ्टी के लिए है, तो ये उनको सेफ महसूस कराता है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक भागीदारी में बढ़ावा देना। जब महिलाएं कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करती हैं तो वे अधिक सक्रिय रूप से
मतलब जो काम है वो कर पाती है और भाग ले पाती है और पूरी क्षमता तक पहुंचने की क्षमता रखती है, ठीक है, मतलब अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगी और बाकी सारी चीजें भी कर पाएंगी। फिर आते समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। विशाखा दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सामाजिक लैंगिक समानता से क्या तात्पर्य है कि भाई कार्यस्थल पर महिला और पुरुषों के बीच में समानता को लाया गया, ठीक है, क्योंकि ये आने से पहले पुरुष अपने आप मतलब एक प्रकार से पुरुष को ज्यादा माना जाता था कार्यस्थल पर और पुरुष महिलाओं को दबाते थे, ठीक है, उनको अपने आप कह सकते हैं महिला उनके अंतर्गत जो काम करती है उनके साथ जो उत्पीड़न जैसी सारी चीजें की जाती थी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया और इसी चीज ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ध्यान दिया और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को भी बढ़ावा दिया था। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। तो विशाखा निर्देश भारत में महिला आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है, देखिए हमने महिला आंदोलन में महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करी है, ठीक है, ऐसा आंदोलन जो कि महिलाओं को अधिकार देता है, ठीक है, आंदोलन किया गया था ताकि उनको जो महिलाओं का अधिकार चाहिए वो उनका अधिकार प्राप्त हो सके, ठीक है, तो विशाखा जो निर्देश है उसकी हमने बात करी और ये मेनली इसलिए लाया गया था ताकि जो वर्क प्लेस है वहां पे महिलाओं की सुरक्षा को निश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करें इसके हम जो निष्कर्ष होता है, तो विशाखा निर्देश भारत में महिला आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि था। इन दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ठीक है, ये जो दिशा निर्देश आए थे इन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं को सेफ फील कराया, उनकी गरिमा को बढ़ाया और साथ ही साथ यौन उत्पीड़न को रोका था। विशाखा दिशा निर्देश ने भारत में महिलाओं के अधिकारों और अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष को भी मजबूत किया था, ठीक है, तो ये दिशा निर्देश के बारे में थे, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए, इन पॉइंट्स के बारे में आप बेसिक डिटेल भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मेनली इसको ये जो दिशा निर्देश आया था आप इसको इस प्रकार से जान लीजिए कि ये इसलिए आया था ताकि वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ना हो सके और इससे रिलेटेड आप जितने अच्छे पॉइंट बना पाएंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है, और जितने अच्छे पॉइंट आप बना पाएंगे वही पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं, आप चाहे तो इन्हें देख सकते हैं, खैर जो ऊपर हमने बता दिया वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने और चीजें अगर आप चाहे तो इन्हें देख के समझ सकते हैं और अपना आंसर जो है वो और एक्स्ट्रा बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे निष्कर्ष को दोबारा से लिख दिया गया है। ये सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें पूछा गया चर्चा करें कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म थी एक प्रचार उपकरण कैसे बन गई, ठीक है, जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म शीत युद्ध के दौरान आई थी एक प्रचार उपकरण कैसे बन गई, इसके बारे में बात करते हैं। जेम्स बॉन्ड की मूवीज जिसमें आप कह सकते हैं कि स्पाई का रोल दिखाया गया है, ठीक है, आंसर की बात करें शीत युद्ध के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्में प्रचार और एक शक्तिशाली हथियार, विभिन्न उदाहरण सही। शीत युद्ध जो कि 1947 से लेकर 1991, ठीक है, 1947 से 1991 के दौरान चला था, एक वैचारिक और राजनीतिक टकराव था, ठीक है, शीत युद्ध हम कहें कि डायरेक्टली युद्ध नहीं हुआ था, वो विचारों का और राजनीतिक जो सत्ता है उसका टकराव का युद्ध था। जेम्स बॉन्ड फिल्में मनोरंजन के मनोरंजन के रोमांच स्रोतों से कहीं अधिक थी, ठीक है, जेम्स बॉन्ड की जो फिल्में उस समय आई थी वो केवल मनोरंजन या रोमांच के लिए नहीं थी, मतलब कि उससे ज्यादा भी थी। वे पश्चिमी देश वो फिल्में पश्चिमी देश खासकर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शक्तिशाली प्रचार उपकरण बन गई थी, ठीक है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिमी जो पावर है उसके एक प्रकार से जेम्स बॉन्ड जो थे वो पश्चिमी के एक स्पाई थे, दिखाए गए थे मूवी के अंतर्गत, ठीक है, तो खासकर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का शक्तिशाली प्रचार करते थी वो मूवी, ठीक है, प्रचार के रूप में जेम्स बॉन्ड पश्चिमी मूल्य का प्रचार। गोल्ड फिगर 1964 में बॉन्ड सोवियत एजेंट गोल्ड फिगर को परमाणु युद्ध शुरू करने से रोकता है, पश्चिमी शांति और स्थिरता की रक्षा करता है, ठीक है, देखिए जेम्स बॉन्ड की मूवी आई गोल्ड फिगर, उसके अंतर्गत जेम्स बॉन्ड का एक कैरेक्टर दिखाया गया जो कि सोवियत एजेंट गोल्ड फिगर को परमाणु युद्ध करने से रोकता है और पश्चिमी शांति को स्थिरता की रक्षा करता है। तो मूवी में क्या दिखाया गया कि जेम्स बॉन्ड अकेला है, ठीक है, वो परमाणु युद्ध होने से रोक दे रहा है, इस प्रकार की चीजें। फिर एक और मूवी आई द लविंग डेलाइट्स डेलाइट्स जो कि है 1987 में आई थी, इसमें जेम्स बॉन्ड सोवियत समर्पित अफीम तस्करों को रोकता है और पश्चिमी जीवन शैली और मूल्यों को नुकसान से बचाता है, ठीक है, इस मूवी में क्या दिखाया कि जेम्स बॉन्ड जो है वो सोवियत के अंतर्गत समर्पित जो अफीम तस्करी है, मतलब सोवियत संघ के जो तस्करी लोग हैं उनको रोकता है, क्या करने से, तस्करी करने से अफीम की, जिसने जो पश्चिम के लोग हैं उनकी जीवन शैली को और मूल्य को बचाया था, ठीक है। फिर सोवियत संघ का विरोध में दिखाई गई थी कुछ फिल्में, फ्रॉम रशिया विद लव,
1963 में आई जेम्स बॉन्ड, मतलब बॉन्ड में क्या बताया गया था, बॉन्ड स्पेक्टर के खिलाफ लड़ता है, एक सोवियत समर्थित गुप्त संगठन जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। अब देखिए, एक मूवी आई थी, ठीक है, फ्रॉम रशिया विद लव, फ्रॉम रशिया विद लव, जो कि 1963 में आई थी। इस मूवी में क्या दिखाया गया कि बॉन्ड जो है ग्रुप है जो कि सोवियत समर्थित है, मतलब सोविया को समर्थित है, ठीक है, और गुप्त संगठन है जो कि दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, तो उसको रोकता है और उससे लड़ने का काम करता है जेम्स बॉन्ड। फिर उसके बाद आता है, सोवियत संघ के विरोध में थी ये मूवी। ये वाली मूवी, जो हमने दो ऊपर मूवियों की बात करी, ये पश्चिमी मूल्यों को बताती है। नीचे जो मूवियों की बात कर रहे हैं जेम्स बॉन्ड से रिलेटेड, वो सोवियत संघ के किसको, सोवियत संघ के विरोध को दर्शाती है। तो एक मूवी आई थी द स्पाई हु लव्ड मी, 1997 में आई थी। बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड है, सोवियत एजेंट स्ट्रॉम्बोली को रोकता रोकता है, जो एक शक्तिशाली अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग करके दुनिया को नष्ट करने की योजना बना रहा है। अब इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि सोवियत का एक एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉम्बोली, वो क्या उसको रोकता है, जो कि वो जो एजेंट है वो क्या करना चाहता है, शक्तिशाली अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग करके दुनिया को नष्ट करने का काम कर रहा है और उसकी योजना बना रहा है, तो उसको रोकने का काम भी जेम्स बॉन्ड को दिखाया गया है, ठीक है। अब और भी मूवीज आती है, उन मूवीज को देखते हैं किस प्रकार से। अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, अब और दो मूवी आई हैं, ठीक है, उसमें अमेरिकी की जो सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन दिखाया गया। थंडरबॉल्ट, 1965 में बॉन्ड स्पेक्टर के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए अमेरिका सीआईए के साथ मिलकर काम करता है। इसमें क्या दिखाया है कि जेम्स बॉन्ड जो सोवियत संघ से समर्पित समर्थित जो सोवियत संघ का समर्थित गुप्त संगठन है उसके खिलाफ लड़ने में सीआईए की हेल्प करता है। फिर आता है ऑक्टोपसी, जो कि 1981 में है, आई थी। उसमें दिखाया गया बॉन्ड सोवियत परमाणु पनडुब्बी को रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। इस वाले में क्या दिखाया गया, इन दो मूवी में, थंडरबॉल्ट या ऑटोप्सी में, इसमें यह दिखाया गया है कि सोवियत संघ पश्चिम की जो शक्ति है उनके साथ मिलकर काम कर रहा है और उनकी सैन्य शक्ति को बढ़ चढ़कर दिखाया गया है, ठीक है। जीवन शैली की बात करें और उपभोक्ता का प्रचार की बात करें तो जेम्स बॉन्ड अक्सर लग्जरी कारों जैसे एस्टन मार्टिन या फिर लोटस को चलाता है, जो पश्चिमी धन और भौतिकतावाद का प्रतीक है, ठीक है। जेम्स बॉन्ड की मूवीज में आप देखेंगे तो हम पुरानी मूवीज की बात कर रहे हैं जो कि शीत युद्ध के दौरान आई थी, ठीक है, जो करंटली जो वर्तमान में आ रही है उन मूवीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शीत युद्ध के दौरान मूवीज की। तो इसमें क्या दिखाया गया कि जो जेम्स बॉन्ड है वो अक्सर लग्जरी कार चलाता है, जैसे एस्टन मार्टिन नाम की कार हो गई, बहुत फेमस कार है, ठीक है, और लोटस हो गई। इन कारों को चलाता है जो कि क्या दिखाता है, पश्चिम के धन को दिखाता है और उनकी भौतिकतावाद को दिखाता है। फिल्म अक्सर आकर्षक स्थान जैसे मोंटे कार्लो, बहामास को दिखाता है, जो पश्चिमी जीवन शैली की खूबसूरती और विलासिता को दर्शाते हैं, ठीक है। जेम्स बॉन्ड की मूवीज में आपको अच्छी कारें देखने को मिलेंगी, अच्छे प्लेसेस के सीन देखने को मिलेंगे। बात करें प्रचार के प्रभाव क्या पड़े, पश्चिमी देशों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति को बढ़ावा देना। जेम्स बॉन्ड की फिल्में पश्चिमी दर्शकों को प्रेरित करती थी और उन्हें अपने देश के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती थी, ठीक है। जेम्स बॉन्ड की जो मूवी थी वो पश्चिमी दर्शक, जो पश्चिम आपके वेस्टर्न जो मूवी वॉचर्स हैं, जो मूवी देखते हैं, उनको प्रेरित करती है कि वो अपने देश के साथ खड़े हों और देश को प्रोत्साहित करें। सोवियत संघ के प्रति नकारात्मक धारणा को मजबूत करना, इन मूवीज ने सोवियत संघ के प्रति नकारात्मक धारणा को और ज्यादा मजबूत करा था, क्योंकि ज्यादातर मूवीज में ये दिखाया गया था कि सोवियत संघ का या तो कोई एजेंट या फिर सोवियत संघ का छुपा हुआ कोई ग्रुप धरती को या फिर देश को, मतलब अमेरिका या फिर बाकी देशों को क्या वो हानि पहुंचाना चाहता है। इस चीज को मूवीज में ज्यादातर बढ़ चढ़ के दिखाया गया था, ठीक है। तो फिल्मों में सोवियत संघ के नकारात्मक चित्रण ने पश्चिमी जनता में सोवियत संघ के प्रति डर और अविश्वास को बढ़ा दिया था। फिर पश्चिमी जीवन शैली के मूल्य और वैश्विक स्तर को बढ़ावा देना, जेम्स बॉन्ड फिल्म दुनिया भर में लोकप्रिय थी। पश्चिमी संस्कृति, जीवन शैली, मूल्यों को वैश्विक स्तर पर फैलाने में मदद करती है, ठीक है। तो और ज्यादा जो पश्चिम की जो जीवन शैली थी उसको लोगों के बीच में फैलाने का काम भी इन्हीं मूवीज ने किया था। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्में केवल प्रचार का साधन नहीं थी, वे रोमांचक और रोमांचक स्रोत भी थे, जो दर्शकों को एक्शन, रोमांस, रहस्य से भरपूर दुनिया में ले जाते हैं, ठीक है। मूवीज में क्या दिखाया गया था कि भाई मूवीज केवल एक प्रकार से प्रचार करने के लिए नहीं थी, प्रचार करना एक उसका मोटिव जरूर था,
जैसे हमने ऊपर बात करी कि प्रचार किस प्रकार से किया, अलग अलग मूवीज में अलग अलग विलन्स को दिखाया, मेनली वो विलन्स कहाँ से बिलोंग करते थे, तो सोवियत संघ को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो मूवीज के और भी कुछ मोटिव थे, जैसे मनोरंजन प्रदान करना, रोमांच दिखाना लोगों को, ठीक है, एक्शन दिखाना, रोमांस दिखाना, रहस्य दिखाना, ये सारी चीजें मूवीज के अदर फैक्टर्स थे। शीत युद्ध के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के प्रचार के दायरे भी थे, कुछ प्रोपेगेंडा काफी सारी चीजें हुई थी, तो इनको बात कर ले। ये सच है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्में शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी प्रचार का महत्वपूर्ण हिस्सा रही, हालांकि फिल्मों के विश्लेषण को केवल उसी तक सीमित रखना फिल्मों के दायरे को कम आंकना होगा। यहाँ कुछ विचारणीय पहलू है जो फिल्म के प्रचारों को और अच्छी जटिल बनाते हैं। आपको कुछ और पॉइंट्स है जो कि फिल्मों के बारे में बताते हैं। जटिल नैतिकता। जटिल नैतिकता किस प्रकार कि जेम्स बॉन्ड हमेशा नैतिक रूप से सही चित्रित नहीं होता है। वे अक्सर हिंसा का सहारा लेता है और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या बॉन्ड वास्तविक में नायक नायक है जो सिर्फ एक कुशल जासूस है, या सिर्फ एक कुशल जासूस है। ठीक है, जटिल नैतिकता से क्या तात्पर्य है कि भाई जो बेसिक जो मूल्य होते हैं, ठीक है, बिहेवियर से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सब के बारे में बताया गया। तो इसमें क्या दिखाया गया कि जेम्स बॉन्ड अक्सर हिंसा का भी प्रयोग करता है, मारकाट का भी सीन दिखाया गया, तो वो हिंसा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, साथ के साथ वो हमेशा महिलाओं को सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता, कभी कभार महिलाओं के साथ सख्ती भी दिखाता है। तो इसमें क्या ये दिखाया गया है कि क्या वो जेम्स बॉन्ड वास्तविक एक नायक है, ठीक है, या फिर वो सिर्फ एक कुशल जासूस है। तो मेनली वो एक कुशल जासूस है जो कि अपना काम अच्छे से कर रहा है, उसमें अपने काम में वो हिंसा का भी प्रयोग करता है, और साथ में अपने काम में वो महिलाओं के साथ अगर असम्मानजनक व्यवहार कर रहा है तो भी वो उसके काम का एक जरिया है। फिर आता है सोवियत संघ का मानवीकरण। जबकि फिल्म आमतौर पर सोवियत संघ के खलनायक के रूप में चित्रित करती है, ठीक है, जो मूवीज है वो अक्सर क्या दिखाती है, सोवियत संघ को एक खलनायक के रूप में दर्शाती है। कुछ अपवाद है, उदाहरण के लिए द लिविंग डे लाइट्स में क्या दिखाया गया है कि सोवियत जनरल कोसाकोव एक सहयोगी के रूप में दिखाई देते हैं जो पश्चिम के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आप देखिए एक मूवी है जो हमने ऊपर बात करी, यहाँ पे मूवी का शायद नेम में थोड़ी सी गलती है, नहीं, द लिविंग डे लाइट्स जो मूवी है, द लिविंग डे लाइट्स, जिसमें पश्चिम के बारे में ज्यादातर दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि सोवियत संघ का एक जनरल है जिसका नाम है कोसाकोव। ठीक है, वो एक सहयोगी व्यक्ति दिखाया गया है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सोवियत संघ को ही गलत दिखाया गया है, नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सोवियत संघ का अच्छा पहलू भी दिखाया गया है। तो सोवियत संघ का एक जनरल है जिनका नाम है कोसाकोव, वो एक सहयोगी दिखाए गए हैं जो कि पश्चिम के साथ साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, शीत युद्ध की जटिलताएं। फिल्म फिल्म में शीत युद्ध के सभी मुद्दों को सरल बना देती है। वास्तविकता जीवन के अन्य पक्षों को अपनी गलतियां थी। फिल्म इस जटिलता को पूरी तरह से चित्रित नहीं करती है। ठीक है, अब सोवियत संघ या फिर अमेरिका के बीच में जो भी जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी थी उस युद्ध के दौरान, मूवीज जो है वो पूरी तरह से उसको नहीं दिखा पाती। देखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए काफी सारी चीजें दिखानी होती हैं। ठीक है, तो जो मूवीज है वो पूरी तरह से उस चीज नहीं दिखा पाती हैं। फिर आता है मनोरंजन पर जोर। अंततः जेम्स बॉन्ड फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई थी गई थी। एक्शन, थ्रिल और रोमांस मिश्रण था इन सब में, दर्शकों को आकर्षित करती थी, भले ही उनको राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। ठीक है, मूवी मेनली मूवी का पर्सपेक्टिव क्या होता है, मूवी का पर्सपेक्टिव होता है कि भाई हम लोगों को मनोरंजन प्रदान करें, एक्शन दिखाएं, थ्रिल दिखाएं, रोमांस दिखाएं। ठीक है, भले ही उसको देखने वाला व्यक्ति किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, चाहे वो सोवियत संघ को मानता हो चाहे वो अमेरिका को मानता हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो जेम्स बॉन्ड फिल्में शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी प्रचार का एक शक्तिशाली उपकरण रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए दिल्ली तो पश्चिम का प्रसार ही कराया इस मूवीज ने। ठीक है, सोवियत संघ को कुछ हद तक गलत दिखाया और मतलब खलनायक दिखाया है, और साथ के साथ पश्चिम को एक अच्छा दिखाया है। उन्होंने पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा दिया, सोवियत संघ को खलनायक के रूप में चित्रित किया, अमेरिकी शक्ति को प्रदर्शित किया। ठीक है, अमेरिका की शक्ति का भी दिखाया है बड़े स्तर पर। हालांकि फिल्मों को केवल प्रचार के रूप में देखना गलत होगा, उनमें जटिल नैतिकता भी है। राजनीति को सोवियत संघ को कभी कभी मानवीकरण भी दिखाया, शीत युद्ध के दौरान जो जटिलता है उसको भी दिखाया गया, जैसे तत्व शामिल थे। अंततः फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई गई थी और उन्हें एक्शन थ्रिलर माना। ठीक है, तो जो भी हमने ऊपर बात करी वो मेनली इस सब में बता दिया गया है कि ठीक है, मेनली मूवी को इसलिए बनाया गया था ताकि मनोरंजन मनोरंजन प्रदान किया जा सके, और बाकी सारी चीजें। अब आगे बात करें हम, ये इंग्लिश में भी आपको कंप्लीट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पे जाइए और डाउनलोड करिए ऐप को, और उसके बाद आप जाके ऐप से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। हम कभी नहीं कहते कि टिप्पणी में जो हमने टॉपिक्स बताए केवल वही पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, अच्छे से बेसिक डिटेल सारी चीजें पता कर लेनी है। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट पहला आपका टॉपिक है, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, या फिर वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में महिला आंदोलन,
अब बात करें चंडी प्रसाद भट्ट की, तो चंडी प्रसाद भट्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी साहसिक क्रियाओं के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने जीवन की कई कुर्बानियां दी और अमर बलिदान दिया था। ठीक है, चंडी प्रसाद जो भट्ट थे वो एक व्यक्ति थे जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता या प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, सेनानी थे वो। सेना से रिलेटेड चीजों में थे, संग्राम में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए और अंत में आकर उन्होंने, आप कह सकते हैं, कुर्बानियां दी और अंत में आकर वो अमर बलिदान दिया उन्होंने। फिर आता है नेल्सन मंडेला, जिनके ऊपर हमने ऊपर क्वेश्चन में बात करी थी। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख विरोधी नेता के महान शांतिदूत थे। उन्होंने जो रंग भेद की नीति, आर्थोपेड नीति के खिलाफ लड़ा और इसे हराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एकीकृत राष्ट्र में सबसे पहले राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म हो गई और उसके बाद जब पार्टी, उनकी पार्टी, नेल्सन मंडेला की पार्टी जीत के सत्ता में आई, तो उन्हें सबसे पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। फिर आते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक अमेरिकी नागरिक अधिकारी के उद्योपिक और सामाजिक नेता थे। ठीक है, मेनली जो मार्टिन लूथर किंग थे वो एक सामाजिक नेता थे। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ा। जिम क्रो और जिम क्रो दर्शक की अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, उन्होंने प्रेरणात्मक भाषण में आम लोगों को जागरूक और न्याय भी दिया था। उनका एक, आप ऊपर क्वेश्चन में आपने सुना होगा कि उनका एक भाषण था जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, जो कि मार्टिन लूथर जो किंग है जूनियर, उनके द्वारा दिया गया था। और इस भाषण में उन्होंने काफी सारी चीजों की बात करी थी और एक ऐसे नेशन या फिर देश को बनाने की बात करी थी जहाँ पे जितनी भी नस्लें हैं वो सब समान होंगी। ठीक है, और उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन समान होंगे। बात करें भारत में महिला आंदोलन की, तो भारत में महिला आंदोलन ने महिलाओं के समाज में समानता और अधिकारों की मांग की थी। महिला आंदोलन ने, यह आंदोलन नारीवादी और समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन किनके द्वारा? नारीवादी लोगों द्वारा और समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया था। महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार और समान वेतन के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, महिलाओं ने इस आंदोलन में किसके लिए संघर्ष किया था? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और जो समान वेतन है, सैलरी है, उसके लिए करा था। और उन्होंने नेतृत्व की भूमिका मिली थी, उन्होंने नेतृत्व की भूमिका दी। इस आंदोलन में महिलाओं के स्थान में समानता की मांग की मांग को बढ़ावा दिया और समाज में सकारात्मक बढ़ावा, जो परिवर्तन है, वो लाया गया था। ठीक है, तो ये था महिला आंदोलन के बारे में। हमने कंप्लीट जो पॉइंट्स है वो कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप जाएंगे हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी, उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, DUSOL के एग्जाम नोट्स 2024 के लिए जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे ऐप पर फ्री हैं, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और स्टडी मटेरियल रिलेटेड या फिर एग्जाम के जो अपडेट्स हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेगी। और क्या चीजें मिलेंगी? आपको डेट शीट देखने को मिलेगी, एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, कॉलेज के अपडेट हम वहीं पे प्रोवाइड करते हैं, रिजल्ट के लिंक आपको वहीं मिल जाएंगे, मार्कशीट के लिंक्स आपको वहीं मिल जाएंगे, और साथ के साथ 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक आपके जितने भी नोट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी अपडेट होगी आपको डायरेक्टली वहां देखने को मिलेगी। साथ के साथ इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट हो आपका, एजुकेशन रिलेटेड डाउट हो, कोई और डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जाइए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको यही देखने को मिलेंगी। ठीक है, ब्लॉगर आप पे जाके हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। साथ के साथ नोट्स, अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए कंप्लीट के, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ के साथ आप पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के एक साथ पीडीएफ में खरीद सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की एक साथ पीडीएफ अवेलेबल है, खरीदिए। ठीक है, आप उसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको नहीं खरीदनी तो आप सिंपली फ्री में उन पीडीएफ को हमारे ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाइए, DUSOL सर्च करिए। ठीक है, DUSOL सर्च करिए, ये ऐप का हमारा लोगो है। इस लोगो को आपको स्टार्टिंग में दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, करिए। ठीक है, तकरीबन 3,000 स्टूडेंट्स, 3K+ स्टूडेंट्स हमारे ऐप को यूज कर रहे हैं करंटली। ठीक है, और आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए, जिससे हम अपने ऐप को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।